हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नितिन। यहाँ हम पढ़ते हैं फर्स्ट सेमेस्टर की फिजिक्स, जो कि बेस्ड है ऑन न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें हम अपना चैप्टर डायनामिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे, देखो उससे पहले हमने न्यूटन के सभी लॉ कवर कर लिए हैं। आज हम न्यूटन लॉ के लिमिटेशंस की बात करेंगे, ठीक है। तो आपको पहले समझा देते हैं, उसके बाद आपको बुक ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे, आप कॉपी कर लेना, ठीक है। देखो यार, होता क्या है, जो हम न्यूटन का सेकेंड लॉ लिखते हैं या फिर इक्वल टू यम में, इसमें क्या होता है, आपका मास हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। और लेकिन लाइफ में बहुत सी ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे किसी बॉडी का मास कांस्टेंट नहीं रहता, वहां पे ये लॉ फॉलो नहीं होता। जैसे रॉकेट प्रपल्सन में क्या होता है, रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है तो उसका मास कम होता जाता है। कैसे कम होता है, उसका फ्यूल बर्न होके गैस की फॉर्म में नीचे आता रहता है। आप देखते ही हो, जब रॉकेट ऊपर जाता है तो उसके पीछे गैस की बहुत बड़ी लेयर निकलती है, तो वो क्या होता है, उसका फ्यूल बर्न होता है। इसका मतलब अगर वो 1 क्विंटल का था पहले, तो धीरे धीरे उसका मास कम होने लगता है। वहां पे ये लॉ हम अप्लाई नहीं कर सकते। एक और एग्जांपल लो, जैसे आपको मालूम है बारिश के टाइम में बहुत छोटे छोटे रेन ड्रॉप्स हो। आपको फुहारा का मतलब पता है, जो एकदम हल्की हल्की लगती है चेहरे पे, उसको फुहारा बोलते हो ना। तो जब ऊपर से कोई छोटा का फुहारा नीचे आता है, तो नीचे आते आते वो अपने अगल बगल वाले सराउंडिंग पार्टिकल्स को भी अपने अंदर अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। क्योंकि उनका साइज बहुत छोटा होता है, इसीलिए उनका मास क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उस पार्टिकल का मास जो अकेला पहले था, फुहारा जिसको हम बोल रहे हैं, उसके साथ ढेर सारे और बारिश की बूंद मिल गई, जिससे उसका मास बढ़ गया। वहां पे भी ये लॉ फॉलो नहीं होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले सकते हो, अगर आप लाइट की स्पीड से या लाइट की स्पीड के बराबर दौड़ने लगे, तो तुम्हारा मास इंक्रीज हो जाएगा। कहने का मतलब, अगर आप स्पीड ऑफ लाइट के बराबर नियरली अपना स्पीड कर लिए, तो आपका मास इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए न्यूटन ने, सॉरी, आइंस्टाइन सर ने एक फॉर्मूला दिया था, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। और इसका एक और ले लो, लिमिटेशन कहाँ पे है। न्यूटन का जो थर्ड लॉ हम पढ़ते हैं, एक्शन रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन हम कहाँ पढ़ते हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स के अंदर पढ़ते हैं, डायनेमिक बड़े बड़े पार्टिकल के डायनेमिक के अंदर पढ़ते हैं, जहाँ पे हम एक्शन और रिएक्शन को मेजर कर सके, जहाँ हम फिजिकली मेजर कर सके। लेकिन आपको मालूम है, एटॉमिक लेवल पे साइज, जिस एटॉम का साइज बहुत छोटा होता है, उसके अंदर भी एक्शन रिएक्शन का फोर्स वर्क करता होगा, न्यूक्लियस के अंदर। वहां पे एक्शन और रिएक्शन को प्रैक्टिकली मेजर करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो यही दो सिचुएशन है, दो केसेस है जहां पे न्यूटन का लॉ फॉलो नहीं होता। यही न्यूटन की लॉ की लिमिटेशन बनती है, ठीक है। देखो यार, इतना ही था। अब जैसा बुक में दिया है वही आपको छापना है। छाप अपने से छाप सकते हो, छाप सकते बुक से छापना है तो बुक से छाप लो, नहीं तो हम टीपर है, टीप लेना, ठीक है। तब से रुको 5 मिनट, ठीक है। चलो, अगर लिखना है तो नोट कर सकते हो, लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो पहला लिमिटेशन क्या है, द रिलेशन एफ इक्वल टू एम में सेकंड लॉ का वुड नॉट गुड होल्ड इन केस इफ मास डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। एग्जांपल हमने आपको समझाया था, फॉलिंग रेन ड्रॉप which gather mass as it falls due to more water vapor condensing around it. This means their mass of drop continuously increases and therefore does not obey the condition for F equal to m में, ठीक है। ये भी आपको समझाया था क्यों होता है, वाटर वेपर अपने आसपास क्या होता है और पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने लगता है वाटर कंडेंसिंग की वजह से, हम जिसकी वजह से वहां पे भी हम F इक्वल टू m वाला रिलेशन नहीं लगा सकते। एक और एग्जांपल हमने देखा था कि जब रॉकेट ऊपर जाता है तो अपना फ्यूल बर्न के फॉर्म में अपना मास गिराता रहता है, जिसके वहां पे भी हम F इक्वल टू m का फॉर्म नहीं लगा सकते। और नेक्स्ट एग्जांपल हमने क्या देखा था, नेक्स्ट एग्जांपल में हमने देखा कि आइंस्टाइन ने बोला, अगर कोई पार्टिकल रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, मतलब कोई ऑब्जेक्ट या पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, नियरली इक्वल, एक इसका साइन होता है, नियरली इक्वल का साइन होता है, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के बराबर अगर मूव करने लगे या नियरली इक्वल मूव करने लगे, तो उसका मास बढ़ जाएगा, ठीक है। अब एक सिंपल सा बात बताओ, आप खड़े हो, आपका दोस्त अगर आपको आपके बगल में खड़ा है, वो आपको ऐसे पुश करे तो आपको कम कम चोट लगेगी। अगर वो कहीं दूर से 100-200 मीटर दूर से दौड़ के आए और आप खड़े हो, आपको ऐसे बोल दे, तो आप तो गए काम से। तो फर्क क्या आया, जब उस वो रुका हुआ था आपका दोस्त आपके बगल में, तो उसका मास लगभग, जो फोर्स उसने लगाया वो थोड़ा सा था, और जब उसने स्पीड रन के साथ आप पे फोर्स लगाया तो वो ज्यादा लगा। क्यों लगा, इसी रीजन की वजह से कि जब कोई पार्टिकल मूव करने लगती है तो उसका मास बढ़ जाता है।
लेकिन रियल लाइफ में हम इसको क्या बोलते हैं ऑब्जर्व नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपका स्पीड कितना हो सकता है, आपका दोस्त का स्पीड कितना हो सकता है, अगर वो 200 मीटर दूर से भी आया आपको धक्का दिया तो वो क्या होगा, मैक्स टू मैक्स हो सकता है कि 100 मीटर 10 सेकंड के अंदर उसने ट्रेवल किया होगा। ठीक है, यही ना हुआ होगा। लेकिन जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतना ज्यादा होता है स्पीड ऑफ लाइट। इसीलिए अगर रियल लाइफ सिचुएशन की बात करो तो वी क्या है, आपका स्पीड, सॉरी हम एग्जांपल आपका और आपके दोस्त का ले रहे थे, तो वी क्या है, ऑब्जेक्ट का मतलब आपके दोस्त का स्पीड, तो वो कितना हो सकता है, 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड या 200 मीटर पर सेकेंड, इतना ही हो सकता है ना, उसका स्क्वायर। और नीचे क्या है, सी का स्क्वायर। इसीलिए ये नीचे वाला टर्म जो है वो नियरली, ये वाला टर्म ये नियरली 0 के बराबर आ जाता है, क्योंकि ऊपर आपका कितना है, 100 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, और नीचे क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, इसलिए रियल लाइफ में हम ये वाला कि कई अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका मास बढ़ जाता है, इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते, यही रीजन है। ठीक है, ये फॉर्मूला दिया था आइंस्टाइन सर ने, इन्होंने बोला यम आपका एक्चुअल मास है और यम नॉट क्या है, रेस्ट मास। जब कोई आपका दोस्त आपके बगल में खड़ा था तो उस टाइम पे उसका मास ये था, लेकिन जब वो वी वेलोसिटी से कुछ दूर से ट्रेवल करके आया आपको मारा, तो उस टाइम पे उस आपके दोस्त का मास ये रहेगा। रियल लाइफ में ये टर्म नियरली 0 हो जाता है, जिसकी वजह से 1 - 0 1, और यम इक्वल टू यम नॉट। हमको लगता है कि अगर वो दूर से भी आया तो हमको लगता है कि उसका मास बढ़ा नहीं होगा, वो इतना उसका मास है वही रहा होगा। लेकिन क्या बोलते हैं, साइंस की दुनिया में ऐसे भी चीज बनाई जा रही हैं जो इसके नियरली इक्वल की स्पीड से जाती हैं। अभी तक बनी नहीं है लेकिन बनेंगी जरूर, तो उस टाइम पे क्या होगा, उनका मास इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला लिमिटेशन था जहाँ पे हमने 3 एग्जांपल देखा, इसको नोट करना है तो नोट कर लो। हम दूसरा जो लिमिटेशन हमने देखा था, कौन सा, एटॉमिक लेवल वाला, उसको करेंगे। ठीक है, नोट करना है तो नोट कर लो। देखो यार, नोट करना और स्क्रीनशॉट लेना में फर्क है। ठीक है, अगर क्लास में भी रहो, टीचर कुछ लिखा है तो उसको नोट करा करो। अगर क्लिक करके घर पे चले गए, सोचो कि अगर घर पे जाके उसको कॉपी में नोट कर लेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखो, अगर आप कर पा रहे हो तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल हमेशा रहो कि मैं कर पा रहा हूँ या मैं कर पा रही हूँ कि नहीं। ठीक है, आपने सोच लिया कि मैंने क्लास में क्लिक कर लिया, उसको मैं कुछ टाइम बाद कॉपी में लिख लूंगी, लेकिन अगर आपने ऐसा सोच लिया तो वो कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसीलिए हमेशा ये सोचो कि मैंने सोचा था कि मैं पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद या क्लास कंप्लीट करने के बाद, लेक्चर कंप्लीट करने के बाद जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है उसको कॉपी में लिखूंगा, लिखूंगी। वो तुमने किया कि नहीं किया, प्रैक्टिकल लाइफ में बोलो। किया तो ठीक है, नहीं किया तो गलत बात है। इसीलिए क्या करो, स्क्रीनशॉट लेना बंद कर दो। क्या करो, पॉज का बटन है वहां पे जाके नोट कर लो। क्लास में हो तो आपको मालूम है टीचर लिखने के बाद टाइम तो देते ही हैं रफ करने से पहले, तो वहां पे नोट कर लिया करो। स्क्रीनशॉट वाला वो मोबाइल में ही रह जाएगा। हमारे टीचर थे क्लास 10th में, वो ना से हिंदी का बहुत सा बड़ा सिलेबस था, तो वो हम लोग को एक्स्ट्रा क्लास लेके भी पढ़ाते थे। तो हम लोग ने बोला सर आप हम लोग को इतना लिखाते हो, आप हम लोग की व्हाट्सएप पे भेज दो, हम लोग लिख लेंगे। तो उन्होंने एक ही बात बोली कि बेटा, जो चीज फोन में रहती है वो फोन में ही रह जाती है, वो कभी भी कॉपी में नहीं जाती। और सही बात है यार, आप अपने से ही पूछ लो ना। अगर मान लो 10 लेक्चर ही देखो, किसी मेरा नहीं किसी का भी देखे होगे, अगर वो सिर्फ स्क्रीनशॉट से पढ़ाई किए होगे, तो उसमें 10 लेक्चर में से अगर आपने 10 पन्ना भी लिखा हो तो बताओ। ठीक है, इसलिए स्क्रीनशॉट अगर आप कर पा रहे हो कि मैं लेक्चर के बाद लिख लेता हूँ तब ठीक है, लेकिन बहुत जगह ये 100 में से मान सकते हो 85% यहाँ पास, 100 में से 85 बच्चों ने ऐसा कुछ नहीं किया कि स्क्रीनशॉट के बाद कॉपी में लिखा। ठीक है, वो क्या करते हैं, भूल जाते हैं। उसके बाद जानते हो ना कि लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी काम आ सकता है, कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी मन भटक सकता है। इसीलिए जो कर रहे हो उसी टाइम पे उसको नोट करके रख लो कि बाद में उसको करने का टेंशन ही ना आ रहा है। ठीक है, चलो बहुत हो गया, नोट करो। तो ठीक है, देखो ये न्यूटन का सेकंड लिमिटेशन है। जो आपने क्या पढ़ा, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हमने क्या पढ़ा, implies that the force exerted by the two interacting bodies over each other are equal and opposite provided both the force are measured simultaneously। देखो,
हम कैसे बोलते थे कि दोनों फोर्स एक दूसरे के क्या बोलते हैं मैग्नीट्यूड में इक्वल लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। हम तब बोलते थे जब हमने दोनों फोर्सेस को एक ही साथ मेजर किया था, तभी हम बोलते थे। लेकिन ये क्या होता है, ये बड़े लेवल पे पॉसिबल है। साइमल्टेनियस मेजरमेंट ऑफ टू फोर्सेस इज पॉसिबल फॉर ordinary practical purposes if the time taken by the interaction is sufficient large compared with the time taken by the light signal to travel, ठीक है, from one to other, ठीक। this means that the law ceases to hold for particle of atomic dimension। atomic level पे एक ही टाइम पे एक्शन और रिएक्शन को कैलकुलेट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए वहां पे भी क्या होता है, ये चीज, ये लॉ वैलिड नहीं होता, ठीक है। देखो यार, ये जो लाइन लिखा हुआ है टाइम टेकन वाला ना, इसका सिंपल सा मतलब समझ लो। तब उसको लो, ये दो पार्टिकल हैं, इन्होंने आपस में क्या किया, टकराए, इंटरेक्शन किया। तो ये बोल रहा है टाइम टेकन बाय द इंटरेक्शन इज सफिशिएंट। जितने टाइम के लिए दोनों पार्टिकल ए और बी एक दूसरे के टच में रहे वो लार्ज हो कंपेयर टू टाइम टेकन बाय लाइट सिग्नल टू ट्रेवल फ्रॉम वन टू अनदर। देखो आपको मालूम है लाइट सिग्नल क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। तो ये बोल रहा है कि जो इन दोनों के बीच इंटरेक्शन फोर्स हो, जो इनके टकराने का टाइम पीरियड, जो इनके मिले रहने का टाइम पीरियड है वो बड़ा होना चाहिए एज कंपेयर टू लाइट सिग्नल को। यहाँ लाइट को यहाँ इस जगह से यहाँ पे पहुंचने में, ठीक है, जो टाइम लाइट को यहाँ से यहाँ पहुंचने में लगे उससे ज्यादा समय तक इंटरेक्शन होना चाहिए, तभी हम एक्शन और रिएक्शन को साथ में मेजर कर सकते हैं। ये हमारे ऑर्डिनरी लाइफ में पॉसिबल है। लेकिन आपको मालूम है एटॉमिक लेवल पे क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है वो ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड से भागते हैं। जब कोई पार्टिकल प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे के साथ कोलाइड तो करेंगे, लेकिन जब वो लाइट की स्पीड से ही भागते हैं तो तुरंत तुरंत हम तो कर भी नहीं सकते, लाइट का स्पीड बहुत हाई है। सपोज कर लो कि वो तुरंत आएंगे, टच में आएंगे, तुरंत दूर चले जाएंगे। जो उनका इंटरेक्शन टाइम पीरियड है और लाइट को ट्रेवल करने में जो टाइम पीरियड है उनके बीच गैप नहीं होगा, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होगा। इसीलिए वहां पे हम क्या कर सकते, वहां पे हम एक्शन और रिएक्शन दोनों को एक ही साथ मेजर नहीं कर सकते। तो ये सब बात हो गई न्यूटन के लिमिटेशन की, न्यूटन लॉ के लिमिटेशन की बात हो गई। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट रहा हो तो आप हमसे कमेंट में पूछिए। आप हमसे इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हैं, इंस्टा आईडी लास्ट में ऐड कर दी जाएगी। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।